चार्ज ही नहीं था वो। हेलो। अब तो आ रहा है। हेलो। हाँ। चलो। गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। ठीक है, कल में हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में स्टडी किया था। और प्लाज्मा झिल्ली में हमने सिंगर निकोल्सन मॉडल या तरल मौजेक मॉडल को स्टडी किया। आज हम उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जैसा हमने कहा था कि कोशिका से बाहर की तरफ होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, और एक शेप प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला ही कार्य क्या हो गया यहाँ पर, इसका सबसे पहला फंक्शन हो गया यहाँ पर, इसको ये आकृति प्रदान करती है। नोट करते रहना, आकृति प्रदान करती है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि आकृति प्रदान करती है। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका को क्या देती है, शेप देती है, आकृति देती है। ठीक है? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें, चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलें, चाहे यूनिट मेम्ब्रेन बोलें, तीनों हमने एक ही बात कही थी। ठीक है ना, तीनों का एक ही कार्य है, एक ही नाम है। ठीक है, तो ये डेफिनेट शेप देती है इसके अंदर। ठीक है। सेकंड जो फंक्शन है यहाँ पर, वो है संवहन करती है। ठीक है, कंडक्शन। और कंडक्शन क्या होता है भाई, एक सेल से दूसरी सेल में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, उसका जो मूवमेंट है, उसको हम संवहन बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका की जो झिल्ली है वो पारगम्य होगी, तभी संभव है। ठीक है ना। एनिमल्स में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारी ये स्किन है, इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स हैं। अभी हमने कोई ऑयल अप्लाई किया, तेल लगाया या कोई क्रीम लगाई, तो यूं रब करते करते गायब हो जाता है ना, कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, स्किन में चला जाता है। स्किन में से कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा। इसका मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है, परमिएबल है, पारगम्य है। ठीक है ना, तभी तो संवहन पॉसिबल है। ठीक है, तो तीसरा हो गया, ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। ठीक है। ठीक है, परमिएबल है। और इस बेसिस पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया भाई इसके। ठीक है ना, कैसे, यहीं पे मैं बता देता हूं। एक है हमारे पास में एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, हमेशा सक्रिय। ठीक है ना। और एक है हमारे पास में पैसिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। क्या चीज है एक्टिव और पैसिव, संवहन, कंडक्शन। क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पारगम्यता पर। ठीक है ना, परमिएबिलिटी पर। तो एक्टिव हमेशा वो होता है जहां पर ऊर्जा खर्च होती है। याद रखना, कहीं पे भी अप्लाई करना बायो में, एक्टिव हमेशा उस एक्शन को बोलेंगे जिसके अंदर ऊर्जा खर्च होती है। इसका मतलब पैसिव जो है, इसके अंदर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। ठीक है ना, समझ गए। अब कैसे होता है ये, देखो, यहां पर जहां पर हम ऊर्जा खर्च बोल रहे हैं, इसका जो उदाहरण है, ठीक है, वो उदाहरण है हमारे पास में सोडियम पंप। ये क्या होता है अभी बताता हूं आपको। ठीक है, सोडियम पंप बोलते हैं इसको। सोडियम का फॉर्मूला आपको पता है, Na होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना। और इसको हम सोडियम पंप बोल रहे हैं। जबकि जो पैसिव है, ऐसा ऐसा संवहन जिसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, वो पैसिव हो गया। ठीक है, तो ऐसा संवहन कौन सा हो सकता है, ऐसे संवहन दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है इसके अंदर विसरण, और एक होता है इसमें परासरण। और इंग्लिश में बोलें तो विसरण को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, और इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये बनाओ, फिर अपन आगे चलते हैं। ये लिखो इतना है, ये किसके, ये कंडक्शन के टाइप है। ठीक है ना, कंडक्शन किस पे डिपेंड है, पारगम्यता पर। ठीक है ना। संवहन के प्रकार हैं एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में ऊर्जा खर्च होती है, पैसिव में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। पैसिव में दो हो गए,
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, पहले इतना बनाओ फिर देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक में से, है ना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल और जनरल टॉपिक है उससे रिलेटेड, इसलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली से रिलेटेड। अब बताओ विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन को अगर हम परिभाषित करें तो हम बोलते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। किसका? अणुओं का। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स और आयंस का, या तो अणुओं का या आयन का। ठीक है ना, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो गमन है वो विसरण होता है। ठीक है, इट मींस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं और इसको आपको लिखना है। यहां पर डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन लिख सकते हो, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। ठीक है ना, अणु भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चूंकि विसरण की बात यहां पर आई है। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको समझेंगे, याद रखना। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख ली। ठीक है, और शॉर्ट में मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है ना, की ओर गमन, इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं। उदाहरण क्या हो गए, उदाहरण में देखो, जैसे कोई परफ्यूम लगा के आया। ठीक है ना, परफ्यूम किसी ने लगाया, तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है, परफ्यूम के जो अणु हैं, वो उसकी बॉडी पे ज्यादा है, उसके कपड़ों में ज्यादा है, और इस रूम के अंदर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट किधर होगा, उसकी बॉडी से दूसरी तरफ, हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होगा। ठीक है, और कब तक होता है, जब तक कि इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य अवस्था नहीं आ जाए। ठीक है ना, जब तक कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन कैसी नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गया जैसे परफ्यूम की खुशबू। ठीक है ना, परफ्यूम या इत्र जो भी बोलते हो, कि खुशबू का फैलना। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, इसके अलावा हो गया जैसे अगरबत्ती किसी ने जलाई तो अगरबत्ती की स्मेल का फैलना। ये तो है सिंपल, कैसा डिफ्यूजन, गैस का गैस में डिफ्यूजन है ये। ठीक है ना, कैसा डिफ्यूजन है ये, गैस का गैस में। ठीक है, गैस, गैस क्या है, उसने परफ्यूम किया स्प्रे, वो गैसेस फॉर्म में है, और दूसरी तरफ भी क्या है, गैस है। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि गैस का लिक्विड में हो रहा हो, यानी कि कोई गैस तरल पदार्थ के अंदर विसरित हो रही हो, बता सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हम यहां पर लिखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना हमारी, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर डिफ्यूज होती है वो, ठीक है, किस में डिफ्यूज हो रही है वो जल के अंदर हो रही है ना, वाटर में हो रही है। तो गैस का जल में डिफ्यूजन है ये। ठीक है ना, इसी तरीके से जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है, बादल का बनना है, तो बादलों का बनना कैसा हो गया, जल का गैस में डिफ्यूजन, क्योंकि बादल किससे बनेंगे, जल से ही तो वेपराइज होकर के बनेंगे। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहां पर, बादलों का बनना। ठीक है, और बादल क्या हो गए, जल से गैस का डिफ्यूजन है ये। ठीक है, चौथा आप देखो, अगर हम किसी पानी के गिलास में एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दें या उसमें चीनी का क्रिस्टल डाल दें, तो थोड़ी देर बाद में पूरा पोटेशियम परमैंगनेट का डालने पर पूरा लाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, जैसे KMnO4 बोलते हैं इसको,
पोटेशियम परमैंगनेट को, हाँ हाँ ठीक है ना, KMnO4 या लाल दवा या जो पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, ये जल के अंदर, तो ये किसका हो गया, ठोस का जल में डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफ्यूजन है। ठीक है, अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल से अब आप समझ सकते हो इजीली कि ये कैसे होता है। तो इन सब तरह के विसरण में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, चूंकि अब हम कोशिका पढ़ रहे थे, तो कोशिका को पढ़ने के लिए अब यहां पर कोशिका में कहां पर विसरण होता है वो अब हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो आगे। तो मैं आपको इसको अगले पेज पे लेता हूं। ठीक है, और विसरण को मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, डिफ्यूजन जो है ये यहां पर हमने दो तरह का बनाया है। ठीक है, किसमें, कोशिकाओं में दो तरह का। कैसा, फर्स्ट एंडोसाइटोसिस, और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो भी लिख सकते हो, एक्सो भी लिख सकते हो। ठीक है ना, साइटोसिस। ठीक है, EXOCYTOSIS, और यहां पर क्या हो जाएगा, ENDO, एंडो। बताओ, नाम से कुछ आपको आइडिया हो रहा है? इसका मतलब यह है कि एंडो का मतलब हमेशा क्या होता है, अंदर, और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। जब कोई कोशिका किसी चीज को अंदर लेती है, किस क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा, तो उसको हम एंडोसाइटोसिस लेंगे, बोलेंगे। ठीक है, और जब विसरण की क्रिया द्वारा वो उसको बाहर निकालती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, कैसे हो सकता है ये, जैसे मान लो कोई अमीबा है, अमीबा जो है वो पानी के अंदर है, उसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक है, उसको वो स्यूडोपोडिया, कूटपाद बनाएगी, अंदर की तरफ लेगी। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, विसरण की क्रिया भी होगी साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, एक्सो का मतलब कोई वेस्ट मटेरियल कोशिका ने बाहर निकाला, अमीबा ने बाहर निकाला, तो वो एक्सोसाइटोसिस हो गया। इसका मतलब एंडोसाइटोसिस जो है, अब ये दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है ठोस पदार्थ का अंदर लेना, और एक हो सकता है द्रव पदार्थ का अंदर लेना। अगर ठोस पदार्थ का अंदर लेना होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, फैगोसाइटोसिस। और इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। कोशिका द्वारा द्रव पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, पिनोसाइटोसिस कहलाती है। बोलो, समझ में आ गया, क्लियर है? नोट करो इसको, फिर इस पे चलते हैं अपन। ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यहां पे लिख भी सकते हो आप, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है तो आपको फैगोसाइटोसिस के लिए लिख सकते हो। ये फैगो इंग्लिश में लिखेंगे तो PHAGO होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, PHAGO, फैगो। और साइटो हमने पढ़ाई है, सेल के लिए यूज करते हैं, है ना, तो फैगोसाइटोसिस। तो क्या लिखेंगे अपन, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड, इंग्लिश में लिखेंगे तो इनटेक ऑफ सॉलिड फूड बाय द सेल, दैट्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। या कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ का अंतर्ग्रहण या अंदर लेने की क्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और पिनोसाइटोसिस में द्रव पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आप लिख लें। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर दूसरा पार्ट हमारा, जिसको हम बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। देखो, यहां ध्यान से समझना, परासरण की जो क्रिया है
इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? परासरण भी, पहले तो सुन लो आप कि परासरण भी विसरण का प्रकार है, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको कहा कि दोनों ही कैसे हैं, इनएक्टिव पार्ट है, ठीक है ना, दोनों में एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। तो परासरण के लिए क्या बोलेंगे कि परासरण भी विसरण का ही पार्ट है, ठीक है ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण है, ठीक है। बट डेफिनेशन क्या बोलते हैं? वहां पर हमने बोला था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, यहां पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं, बट यहां पर हम एक वर्ड और यूज करते हैं और वो है अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि डेफिनेशन क्या हो गई कि अधिक सांद्रता से अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। हमेशा ध्यान रखना, परासरण में जब भी डेफिनेशन होगी तो अर्ध पारगम्य झिल्ली आएगी, और आपने पढ़ा है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अर्ध पारगम्य होती है एक तरह से, ठीक है ना। क्लियर है परासरण? आप इसको लिख लो, पहले डेफिनेशन लिखो। परिभाषा क्या हो गई कि अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, तो उसे परासरण कहते हैं, movement of molecules or ions from higher concentration to low concentration with the help of semi permeable membrane, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा। बोलो, पहले ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको पहले समझाता हूं आपको एक एक्सपेरिमेंट से, जिससे आपको पता लग जाए कि क्या है ये। इधर देखो, जो सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है वो कॉमन एक्सपेरिमेंट होता है, हम यहां पर बात करते हैं एक तो किशमिश की। आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, किशमिश को अगर हम जल में डुबो दें, तो हमने ये क्या लिया, एक पॉट लिया, इसमें ये वाटर है और इसमें हमने ये किशमिश डाल दी। तो थोड़े टाइम बाद में आप क्या देखते हो, क्या होगा? फूल जाएगी किशमिश, जो है ये फूल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें, आप ये समझने की बात है जिससे कंफ्यूजन होता है। एक तो हम बात करते हैं सांद्रता, सांद्रता का मतलब हो गया गाढ़ापन, ठीक है ना, और एक होता है मतलब कंसंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूट यानी कि तनुता, यानी कि पतलापन उसका, ठीक है। यहां पर जो हम सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जल के अणुओं की सांद्रता, ठीक है। तो कैसे समझेंगे? इस पूरे बीकर में या जल, इसमें पॉट में जितना वाटर है, क्या उतना वाटर इस किशमिश में उपस्थित है? नहीं है। इसका मतलब जल के अणुओं की सांद्रता, ध्यान से समझना, जल के अणुओं की सांद्रता इस किशमिश के बजाय इस पॉट के अंदर ज्यादा है, ठीक है। और अभी हमने डिफाइन क्या किया था, डेफिनेशन क्या लिखी थी कि अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किसकी सहायता से? अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से। यानी कि अधिक सांद्रता इधर है, कम सांद्रता इधर है, तो इसकी तरफ जो गमन है, और झिल्ली कौन सी होगी? इसकी मेम्ब्रेन किशमिश की, ठीक है। तो पानी किधर जाएगा? अंदर जाएगा। बोलो, पहली बात ये समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। ये अगर क्लियर हो गया तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक तो सांद्रता हो गई। अब सांद्रता को लेकर के जो कंफ्यूजन होता है, एक तो होता है जल के अणुओं की सांद्रता और एक होता है उसका गाढ़ापन या पतलापन। दोनों में फर्क है और दोनों उल्टे हो जाते हैं। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेट पार्ट है, और बाहर की तरफ डाइल्यूट है कि नहीं है? ठीक है। बट इसी को मैं उल्टे तरीके से बोल सकता हूं कि बाहर की तरफ जल के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है और किशमिश के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। अब इसको परिभाषा में ध्यान रखना है,
ठीक है, तो मैं बहुत दो परिभाषाएं बिल्कुल डिफाइन अलग अलग तरीके से बोलता हूं, दोनों को समझ जाओगे तो बोलो। अभी हमने सिंपल लिखा कि अणुओं का या आयंस का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? जल के अणुओं की। ठीक है, बट मैं अगर इसको ऐसे बोलता कि किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है ना, विलय का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। अब मैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता बोल रहा हूं, पर मैंने नाम चेंज कर दिया। वहां पर जल या अणु नहीं बोला है, वहां पे हमने विलय बोला है। ठीक है ना, सॉल्यूशन बोला है। तो आप कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस आधार पर हमने तीन तरह के सॉल्यूशंस बनाए हैं। तीन तरह के सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे। एक होता है आइसोटोनिक, बोलो क्लियर है ये? आइसोटोनिक। एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसो का मतलब होता है जिनकी सांद्रता कैसी हो? समान हो, तो समान सांद्रता वाले। हाइपो का मतलब कैसा होता है? जिसकी सांद्रता कैसी हो? कम हो। और हाइपर का मतलब होता है जिसकी सांद्रता कैसी हो? ज्यादा हो। ठीक है ना, याद रखने के लिए, या कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जब भी बोलते हैं किसी को कि भाई गुस्सा आ रहा है, तो क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन हो रही है, या इसको हाइपर हो रहा है, ये ऐसे बोलते हैं ना। तो हाइपर का मतलब हमेशा क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, अब कैसे बनेंगे सॉल्यूशन? मान लो ये जो पार्ट था, इसके अंदर मैंने इतनी चीनी घोल दी बाहर वाले में कि वो इस किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसके बराबर हो जाए उसकी सांद्रता। तो ये दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे? आइसोटोनिक होंगे। क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूं कि ये सिंपल पानी है और इसके अंदर ये किशमिश डाल दिया हमने, तो किशमिश के अंदर जो विलयन है वो तो कैसा होगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट है। और बाहर की तरफ जो पानी है वो कैसा होगा? हाइपोटोनिक होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम यहां पर लिखेंगे कि जल सदैव हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है, यानी कि हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये समझ जाओगे, ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं अभी बताता हूं। ठीक है, बोलो पहले यहां तक क्लियर है? नोट कर लो, फिर अपन आगे चलें। तो तीन प्रकार का सॉल्यूशन हमारे पास में हुआ: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक जिनकी सांद्रता समान होती है, हाइपोटोनिक जिसकी सांद्रता कम होती है, और हाइपरटोनिक जिसकी सांद्रता अधिक होती है। और जल का मूवमेंट सदैव हाइपो से हाइपर की तरफ होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा वो किधर जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है ना, हाइपो से हाइपर का मतलब क्या हो गया? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, यहां पर ठीक है, देखो क्वेश्चन एक क्या हो गया। नया ले लें? नहीं,
ये नहीं नहीं। हम्म, चलिए। तो हम बात कर रहे थे किसकी यहां पर, क्या बता रहा था मैं आपको, इसका एग्जाम्पल है ना, कैसे हम इसको करते हैं। चलिए, तो देखो, अगर क्वेश्चन बता रहे थे, हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन क्या होते हैं। अगर हम यूं कहें कि अगर एक आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया गया है, किसमें डाल दिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा बताओ। एक आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। अब चार ऑप्शन हो सकते हैं, आरबीसी फूल जाएगी, आरबीसी पिचक जाएगी, आरबीसी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आरबीसी क्या है, एक कोशिका है, आपने उसको कैसे सॉल्यूशन में डाला है, हाइपोटोनिक। तो बताओ, हाइपोटोनिक मूवमेंट किधर से किधर होता है, ये वाटर है, ये आरबीसी है, ठीक है। तो मूवमेंट किधर होता है जल का, हमेशा, अभी अभी हमने पढ़ा है, कम से अधिक की तरफ होता है। जब हम ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, बाहर का सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है, इसका मतलब आरबीसी का सॉल्यूशन कैसा है, हाइपर है। बोलो, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा मूवमेंट किधर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, अंदर होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। बट अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि अगर हम आरबीसी को लगातार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, आरबीसी को लगातार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर आरबीसी फट जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे मूवमेंट होगा पहले वो फूलेगी और फूलने के बाद में क्या हो जाएगा, फट जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन 2, अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो क्या होगा, बताओ, है, नहीं क्यों नहीं होगा चेंज, आप फिर गलत कर रहे हो, सोचो थोड़ा। हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में रखने पर क्या होता है, पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी, देखो इधर, ये हाइपर है, गाढ़ा है बाहर, और ये आरबीसी है। तो जब बाहर गाढ़ा है तो मूवमेंट हमेशा किधर होता है, कम से अधिक की तरफ होता है, तो इसमें से बाहर निकलेगा पानी, जब इसमें से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। ये क्वेश्चन आपको आरबीसी के लिए भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको अंगूर या किसी कोशिका के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है ना, किशमिश के लिए भी पूछ सकता है। अब आपको ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे किशमिश को अगर हम हाइपरटोनिक में डालें, किशमिश को हाइपरटोनिक में डालें, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि वो भी हाइपरटोनिक है एक तरीके से, वो भी हाइपरटोनिक है, दोनों ही हाइपर है। किशमिश भी तो हाइपर है क्योंकि अंदर बहुत गाढ़ा है उसके अंदर, ठीक है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। फिर तीसरा, अगर हम आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, सम परासरी विलयन,
क्या बोलते हैं इसको, समपरासरी विलयन में डालें तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा, अब कोई चेंज नहीं होगा। आइसो का मतलब कैसा होता है, सेम, यानी कि जितनी सांद्रता अंदर की तरफ है सेल के उतनी ही बाहर की तरफ है, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। समझ गए। इन सब बेसिस पे जो भी हमने अभी परासरण के लिए पढ़े, हमारे पास में दो तरह का परासरण होता है भाई। ठीक है, परासरण को हमने इस आधार पर दो प्रकार में बांटा है। ठीक है, एक कौन सा, एक हमने बांटा है इसको बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, और दूसरा अंतः परासरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अंतः परासरण को एंडोस्मोसिस और इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉस्मोसिस। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है कोशिका से बाहर निकल जाना जल का एग्जॉस्मोसिस है, कोशिका में जल का प्रवेश करना एंडोस्मोसिस है। इसका मतलब जब किसी आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो बताओ दोनों में से कौन सी क्रिया हो रही है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। हाइपो में डाल रहे हैं ना तो जल एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है तो कौन सा होगा, एंडोस्मोसिस होगा। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो कौन सी क्रिया हो रही है, एग्जॉस्मोसिस हो रहा है, बाह्य परासरण हो रहा है क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर हम आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सी क्रिया हो रही है, दोनों हो ही नहीं रही हैं क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये टाइप हो गए। अब इसके एग्जाम्पल, इसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी, उपयोगिता बताओ, परासरण के लिए कहां कहां पर आप उपयोगी पढ़ते हो, उसको पढ़ा कहीं क्या उपयोग है, देखो सबसे पहला उपयोग है आचार, अचार का या को तेल में रखना। हम जो अचार बनाते हैं, अचार ही होता है ना, आचार तो वो वाला आचार विचार हो जाता है। अचार जो हम बनाते हैं पिकल, उसको हम किस में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं। तेल कैसा सॉल्यूशन है, हाइपो है कि हाइपर है, तेल कैसा सॉल्यूशन होता है, हाइपर है। तेल कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। इसलिए जब तक अचार, ध्यान से समझना, जब तक अचार तेल में डूबा हुआ रहता है तो जितने भी फंगस के स्पोर्स या बैक्टीरिया या जो भी उसके ऊपर जर्म्स होते हैं वो सब मृत रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनका क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उनका एग्जॉस्मोसिस हो जाता है, उसमें से जल निकल जाता है। इसलिए हमारा अचार सुरक्षित रहता है। वापस बताओ, ध्यान से समझना, जब हम अचार को तेल में डुबो करके रखते हैं तो ऑयल जो है, तेल जो है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होने की वजह से उस अचार पे जितने भी फंगस के स्पोर्स, जीवाणु और कोई जर्म्स जो लगे हुए हैं उन सब का क्या हो जाता है, एग्जॉस्मोसिस हो जाता है। इसलिए वो सेल्स इनएक्टिव रहती हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाती, वो ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, बट जैसे ही अचार तेल से बाहर आता है तो वो वापस ग्रो कर जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें सुरक्षित रहता है। दूसरा हो गया, हमारी जितनी भी चाशनी वाली मिठाइयां हैं, चाशनी वाली मिठाई, ठीक है ना, बताओ, बहुत सारी ऐसी मिठाइयां होती हैं जो चाशनी में डुबो करके रखी जाती हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। ठीक है, इसके अलावा एक और बनती है छोटी सी खुरमानी है, एक और कुछ और कई तरह के बनते हैं, चमचम बनती है, कुछ और बनता है, बंगाली मिठाई बनती है, सब चाशनी में ही रहती है ना। क्या ये खराब होती हैं? खराब वो सिर्फ इसलिए होगी, जो डूबा हुआ है ना वो तो नहीं होगी। आप देखते हो पैक्ड गुलाब जामुन और रसगुल्ले आते हैं। तो चाशनी भी कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया और वो ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा और जब
एग्जॉस्मोसिस, बाह्य परासरण लगातार होता है तो उससे क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, उन कोशिकाओं का प्लाज्मा बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सब बाहर निकल जाएगा, वेस्ट है ना, तो सेल डेड हो जाएगी। बोलो क्लियर है। तीसरा तीसरा एग्जाम्पल है चोट लगने पर, चोट लगने पर मलहम लगाना। आप बताओ, मान लो हमारे पैर में मोच आ गई, ठीक है, या ऐसे समझ लो हमारे सिर में दर्द होता है तो कई लोग जो है वो लगाते हैं, झंडू बाम लगाते हैं, ठीक है ना, या किसी और तरह क्रीम लगाते हैं, या आपके कमर में दर्द होता है तो मूव लगाते हैं। जितनी भी क्रीम्स हैं, जितने भी बाम हैं, ये सब कैसे सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और जैसे ही मान लो मेरे यहां दर्द है और मैंने यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अप्लाई किया तो मेरी कोशिकाओं का जो प्लाज्मा है वो सब बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्मोसिस हो जाएगा, बाह्य परासरण हो जाएगा। और जब प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा तो मेरे शरीर की इस भाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी, और जब काम करना बंद कर देंगी तो मुझको दर्द की फीलिंग नहीं होगी। समझ गए, ठीक है। और आप सोचो कि इसमें से कहां निकलता है, हमको तो कभी दिखा नहीं कि जल भी निकलता है कि नहीं, इनका प्लाज्मा भी निकलता है कि नहीं निकलता। तो अभी बता देता हूं आपको कि जब कभी आप अपने चेहरे पे क्रीम अप्लाई करते हो, क्रीम लगाते हो, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद में आपके चेहरे पे छोटी छोटी ड्रॉप्स पसीना आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि आपने बाहर क्रीम अप्लाई की तो आपने कैसा सोल्यूशन लगाया, हाइपरटोनिक लगाया। हाइपरटोनिक लगाते ही आपकी कोशिकाओं का एग्जॉस्मोसिस हो गया, एग्जॉस्मोसिस होते ही पसीने के फॉर्म में ड्रॉप्स आ गए। क्लियर है। तो ये इसके सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, नोट करो। पता कैसे लगेगा, एक गिलास पानी लिया हमने, समझो आप, फिर उसको अप्लाई करना है ना। एक गिलास पानी लिया आपने और एक दूसरा गिलास ले लिया, 2 गिलास पानी ले लिए, एक में आपने चीनी घोल दी, तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में चीनी के मॉलिक्यूल और आ गए, तो ये गाढ़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हाइपर हो गया। यहां पर प्योर वाटर है, प्योर वाटर हाइपर नहीं होता, प्योर वाटर कैसा होगा, हाइपो होगा, पहली चीज, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि यहां कैसे पता लगेगा, यहां पर मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं आपको, जब मैंने बोला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, इसका मतलब ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो आरबीसी से गाढ़ा है, इसलिए बोल रहे हैं कि हम वो उसको ऐसे पता लग रहा है हाइपर है। अगर मैंने बोला ये हाइपो, इसका मतलब हमको पता लग रहा है कि वो आरबीसी से कम गाढ़ा है, ठीक है। अब चलो आपको समझाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं, ठीक है ना, और उस एक्सपेरिमेंट को अब हम समझते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, देखिए आप लोग यहां पर आपने पढ़ा, ऐसा पढ़ा होगा कि ये एक हम इस तरह से वो ले लें, पॉट ले लें, इसके ऊपर हम आलू को काट करके इस तरीके से उसमें कैविटी बना करके और यूं रख दें, ऐसे, ये हमने आलू रख दिया इसमें छील करके, और उसमें एक कैविटी बना दी और आलू को इस तरह से रख दिया इसमें। इसके अंदर क्या भर दिया हमने, इसके अंदर हमने जल भर दिया, किसमें, इस बर्तन में, ठीक है। और इस आलू के इस पार्ट में जो कैविटी बनाई थी ना, इसमें हमने चीनी का सॉल्यूशन डाल दिया, ये गाढ़ा सॉल्यूशन है, चीनी का सॉल्यूशन। तो ये तो आपको पता लग गया कि चीनी का सॉल्यूशन होगा तो हाइपर होगा, बाहर तो सादा पानी है, तो जल का मूवमेंट किधर होता है, हमेशा कम से ज्यादा की तरफ होता है, यानी कि इधर से पानी इसमें एंटर करेगा। इसके ऊपर हमने यहां पर एक पिन लगा दी जहां पर पहले वाटर था, थोड़ी देर बाद में देखेंगे तो ये जल यहां तक पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब मूवमेंट हुआ ना, एंडोस्मोसिस हुआ एक तरीके से, ठीक है। समझ में आएगी बात। इस तरह से हम परासरण को देख सकते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन है, इसका एक और उपयोगिता है, क्योंकि मेरी टीचिंग में मैं हमेशा ये ध्यान रखने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को भी मैं बता देता हूं पहले, पर हम प्लाज्मा झिल्ली रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा झिल्ली, पर जैसे ही हम परासरण पे आए तो उसके सारे एप्लीकेशन मैंने आपको यहीं बता दिए हैं, ताकि आपको ये याद रहे कि ये सारी चीजों से रिलेटेड है।
ठीक है ना, ऐसे नहीं कि फिर हम अलग से वो पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कि हम लोगों की जब किडनी काम करना बंद कर देती है, किडनी जानते हो ना, किडनी जिसको हम वृक्क बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हमारे पीछे की तरफ यहां पर दो किडनी होती हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड वहां पर फिल्टर होता है, ठीक है ना, और फिल्टर होने से वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है और बाकी शुद्ध रक्त चला जाता है। तो आपने सुना होगा कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तब हम डायलिसिस करते हैं। सुना है नाम डायलिसिस का कभी? किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो एक यहां पर और उपयोगिता है, वो है डायलिसिस, DIALYSIS। डायलिसिस चिकित्सा विज्ञान की भाषा में वो क्रिया है जिससे हम किडनी का शुद्धिकरण करते हैं, और उसके लिए जो कंसेप्ट है वो परासरण है। ठीक है, क्या करते हैं, किडनी हमारा काम करना बंद क्यों कर देती है अचानक से? तब कर देती है जब आपने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली हो, कोई ऐसी दवाई ले ली हो बिना डॉक्टर के कंसल्टेंसी से, जिससे आपके यूरिन के साथ में ब्लड पास आउट होने लग गया। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड तो आता नहीं है, ब्लड तो फिल्टर होकर वापस चला जाता है, बट किसी वजह से, अगर किसी मेडिसिन से या किसी और रिएक्शन से अगर ब्लड आ रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तब हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस दो तरह के होते हैं, ठीक है, यहां पर सिर्फ एक बताऊंगा, ठीक है, दूसरा नहीं बात करूंगा यहां पे, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। यहां पर सिर्फ हम परासरण वाला बात करेंगे। तो क्यों हुई ब्लॉक? क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा ना, हमारी किडनी की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा एक ग्लोमेरुलस होता है, फिर नीचे पीसीटी होती है, फिर हैनले का लूप होता है, ठीक है, फिर डीसीटी होती है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो उसमें ब्लड छनता है। तो उसमें अगर कोई पार्टिकल ऐसे जम गए हो, भर गए हो, तभी तो ब्लॉक होगी ना। आप देखते हो हमारे बाथरूम में हमारी जो जाली लगी होती है उसमें, या चाय छलनी में, जब बहुत ज्यादा पूरी मलाई जम जाती है या पूरा चाय पत्ती जम जाती है तो छन्ना कम हो जाता है, फिर हम उसको वापस उसमें डाल के यूं करते हैं, फिर छानते हैं, करते हैं कि नहीं? तो सेम प्रोसीजर हमारी बॉडी में, कि वो ऐसे पार्टिकल्स अगर हमारी किडनी में फंस गए हैं तो उसके लिए हम डायलिसिस करते हैं। और डायलिसिस में क्या करते हैं, ये जो हमारा पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर के अंदर एक और ट्यूब है, ट्यूब है ना, ये माउथ और स्टोमक और इसोफेगस ये ट्यूब है ना, और उसके अलावा सारे अंग इसके अंदर है। तो हम यहां से छेद करते हैं, छेद करके एक ट्यूब अंदर डालते हैं, और 48 घंटे तक, जैसे ड्रिप लगती है ना हमारे, वैसे 48 घंटे तक हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल देते हैं अंदर पेट के अंदर, और इधर से एक ट्यूब और निकाल देते हैं जो बाल्टी में लगा देते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब हमारे इस पूरे पेट में भर जाएगा तो किडनी के अंदर जो सॉलिड पार्ट है, जो हाइपरटोनिक पार्ट है, वहां तक वो जाएगा सारा, तो वो डिसॉल्व होगा, उसके अंदर घुल जाएगा, और वेस्ट मटेरियल जो बाहर में इधर से हमने निकाला वो एक बाल्टी में कलेक्ट होता चला जाएगा। इस तरह से हमारी किडनी वापस काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो साफ हो गई। अब इसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी किडनी का डायलिसिस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? परासरण के सिद्धांत पर। बोलो, क्लियर? ठीक है ना, ऑस्मोसिस के बेसिस पर। अब चूंकि ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो हमने ऑस्मोसिस को पढ़ा था कि ये निष्क्रिय है, मतलब इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यही पढ़ा। अब हम, आपने देखा होगा आपके घरों में आरओ लगे रहते हैं, और आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो नाम से पता लग रहा है कि वहां पर उल्टी क्रिया होगी। क्या उल्टी क्रिया होगी? उल्टी क्रिया ये होगी कि यहां पर हमने बोला था कि अणुओं का और आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, ठीक है, बट रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा बोलेंगे। और जब ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगा तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस आरओ के अंदर हम एक मोटर लगाते हैं,
ठीक है ना। और मोटर वो काम करता है जो उल्टी डायरेक्शन में। अभी तक तो हम कह रहे हैं हाइपो टू हाइपर भेज रहे हैं, बट अब हम बोलेंगे हाइपर टू हाइपो भेजेंगे, तो उसके लिए मोटर लगी हुई है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो याद रखना, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस की उल्टी क्रिया है। समझ गए। तो आपसे क्वेश्चन इस पे भी पूछ सकता है कि जल के शुद्धिकरण में प्रयुक्त डिवाइस किस सिद्धांत पर काम करती है, तो उसमें बात करेंगे। तो परासरण अगर ऑप्शन होगा तो गलत होगा, वहां पर क्या आएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस आएगा। क्लियर है, नोट करो, खत्म। डिफ्यूजन, परासरण जिसको हम बोलते हैं, ऑस्मोसिस जिसको हम सॉरी डिफ्यूजन जिसको विसरण, और परासरण जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे कॉमन जो काम होते हैं उन सब के अंदर ये नॉर्मली मिलता है। इतने सारे आपको एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और होता है, कहीं पे आपने लोहार को देखा है, लोहार को, लोहार जब भट्टी चलाता है तो वो उस आग के पास में रहता है, तपकता है। या वो जानते हो बड़भुंजा, जानते हो बड़भुंजा, सुना है नाम कभी? बड़भुंजा क्या होता है? जो भूंगड़े सेकता है, ठीक है ना, भूंगड़े तो जानते हो। तो जिसको सेकने वाले को बड़भुंजा बोलते हैं, और उसकी एक भट्टी होती है, तो कितना टेम्परेचर होता है वहां पे, तो उसके शरीर में से जल का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, सॉल्ट्स की कमी ना हो, इसलिए वो अपने मुंह में नमक का टुकड़ा रखता है एक, चाहे वो लोहार हो चाहे वो भट्टी से के पास काम करने वाला हो। उससे क्या होता है, वो धीरे 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 सॉल्ट उसकी बॉडी में जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी इसी से रिलेटेड एक क्रिया है। ये परासरण को दिखाने वाला एक एक्सपेरिमेंट है, हाँ बताइए। है, हाँ डायग्राम बना लो, याद रहेगा इसको। डायग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको याद रहे कि हमेशा मूवमेंट जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होता है। हो गया, चले चले आगे। अब आ जाइए, अब तक हम पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे हेडिंग लगाओ कोशिकांग। और कोशिकांग तीन तरह के हैं हमारे कोशिकाओं में। पहले प्रकार के हैं एकल झिल्ली वाले, एकल झिल्ली, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। दूसरा है द्वि झिल्ली वाले, यानी कि जिसके अंदर दो झिल्ली होती हैं। और तीसरा है झिल्ली विहीन, झिल्ली विहीन।
सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनलेस। सेल नहीं, ऑर्गेनेल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स, जो कोशिका के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। उनको तीन टाइप, जैसे एकल झिल्ली में क्या हो गया, जैसे एकल झिल्ली में लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है, ऐसा अंगक है जिसके ऊपर सिंपल एक झिल्ली मिलती है, ठीक है ना। द्विझिल्ली में क्या हो द्विझिल्ली में हो गए, जैसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसको मैं आपको अलग से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, केंद्रक, ठीक है। झिल्ली विहीन के अंदर है राइबोसोम। लिखो इनको, नोट करो साथ के साथ, राइबोसोम। ठीक है, लाइसोसोम हो गया। मीजोसोम भी है यहां पर, मीजोसोम, तारक्काय, ऐसे। ठीक है, इस पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम है एकल झिल्ली वाला, दो झिल्ली वाला, या झिल्ली विहीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या जैसा भी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। झिल्ली विहीन का मतलब हो गया जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन ही नहीं हो, ठीक है ना। तो जैसे जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना इनके, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ऐसे डबल मेम्ब्रेनस होता है। एक मेम्ब्रेन ये होती है और अंदर की मेम्ब्रेन इस तरह से क्रिस्टे बनाती है, ठीक है ना। इधर देख लो एक बार, ठीक है। जबकि जो लाइसोसोम होता है वो सिंपल इस तरह से होता है, एकल झिल्ली, एक मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ, ठीक है। और राइबोसोम होता है, मैंने आपको बताया राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है ऐसे। ये मेम्ब्रेन नहीं है, यहां पर कोई झिल्ली नहीं है, ठीक है। अब ये है सब किसके अंदर? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर मिलने वाले अंगकों को सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग कहते हैं, ठीक है ना। ये कोशिकांग हो गए। तो क्वेश्चन मेम्ब्रेन पे पूछा जाता है कि इस पे एक झिल्ली किस पे मिलती है, दो किस पे मिलती है ना। क्लियर है? बोलो, चले चलिए। अब हेडिंग लगाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो भाई, मैं आपके लिए पूरा टाइम यहां पर स्लो स्पीड में चल रहे हैं अभी तक, पर मैं ये चाह रहा हूं कि जितना हम लोगों ने किया अब तक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम, रखा है को सेंट्रोसोम, ठीक है। जितने क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है हमने तक, हालांकि हमने अभी कोई ज्यादा नहीं पढ़ा, फिर भी मैं मानता हूं इसमें से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। और पावर हाउस किसको बोला जाता है? जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, नाम ये किसने दिया? ये सी बेंडा, ठीक है, BENDA, सी बेंडा ने दिया पावर हाउस, ये क्या नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा, ठीक है। शैवाल में इनकी संख्या, शैवाल में संख्या एक से कई हो सकती है, ठीक है। शैवाल एल्गी जो होती है उसमें एक हो सकती है। जो यीस्ट की कोशिका है, यीस्ट, ठीक है, यीस्ट जानते हो ना, खमीर जिससे उठाते हैं हम, उसमें लेस देन 10 होता है इनका नंबर, ठीक है। पेशी कोशिकाओं में, पेशी का मतलब मसल सेल्स, मसल सेल्स में
इनकी संख्या अधिकतम होती है थाउजेंड्स में, ठीक है ना, अधिकतम अधिकतम होती है। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? फ्लाइट मसल्स में। फ्लाइट मसल्स, फ्लाइट मसल्स का मतलब उड़न पेशियों में, ठीक है, थाउजेंड्स में। उड़न पेशियां, तो उड़न पेशियां किसे मिलेंगी? पक्षियों में मिलेंगी, कीटों में मिलेंगी। तो आप देखते हो कबूतर भी पंख फड़फड़ाता है तो कितनी तेजी से चाहिए। तो ये फड़फड़ाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसका मतलब सबसे अधिकतम जो एनर्जी चाहिए वो फ्लाइट मसल्स में चाहिए, उसके अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हो गया, ठीक है, लिख लिया ये, यहीं पर इसके अंदर ऐड करो। चलो यहां बता देता हूं, इसका जीवन काल 5 से 10 दिन होता है, ठीक है, 5 से 10 दिन। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। एक माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 10 दिन तक जीवित रहती है एक कोशिका में। फिर 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है, अभी पढ़ा था अपन ने, 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है, 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया होती है इसमें, श्वसन की क्रिया, बताओ क्लियर है इसमें? श्वसन क्या होता है बताओ? श्वसन किसको बोलते हैं? नहीं, यही तो बात है, श्वसन सांस लेना या सांस छोड़ना नहीं है, उसको तो हम ब्रीदिंग बोलते हैं, रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? रेस्पिरेशन की हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां कहीं भी रेस्पिरेशन आए तो उसकी डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का ऑक्सीकरण। और भोजन का हमारे 3 ही मेन भोजन है, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये जो बात अब बता रहा हूं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है, ठीक है ना। पहले मैंने कहा है कि जो क्लास में बताया जाए इंपॉर्टेंट वो याद रखना है, ठीक है। जैसे अभी आरबीसी वाला पार्ट, उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन इससे रिलेटेड पार्ट है, इसलिए बता देता हूं। हमारे 3 तरह के भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है। तीनों तरह के भोजन का ऑक्सीकरण होकर हमको ऊर्जा मिलती है। और तीनों का ऑक्सीकरण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर श्वसन की क्रिया होती है। और सबसे तीनों में से जो क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में तो कई बार आया है, दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा है, याद रखना, सबसे इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है हमको? सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है तीनों में से? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से सबसे इंस्टेंट कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, याद रखना। आपने देखा होगा मैराथन में दौड़ने वाले ग्लूकोज उठा के पीते हैं, गेम्स में खेलने वाले पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीवी में ऐड देखा होगा, पापा थके आ रहे आते हैं, बच्चा कहता है खेलो मेरे साथ में, नहीं खेल पाते, फिर ग्लूकॉन डी पीते हैं और फिर स्विमिंग करने, तैरने लग जाते हैं। इसका मतलब, या हमारे आसपास आप देखते हो किसी को शॉक लग जाए, कोई गिर जाए, बेहोश हो जाए, फट से हम ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज पिलाते हैं, तो ग्लूकोज उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है। सेकंड नंबर पर कौन एनर्जी देता है? सेकंड नंबर पर एनर्जी देते हैं फैट, ठीक है ना, वसा। और तीसरे नंबर पर जो एनर्जी देता है वो है प्रोटीन। अगर आदमी लंबे समय तक फास्टिंग करे, ठीक है ना, तो उसके शरीर से पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, फिर फैट खत्म होगा और फिर प्रोटीन खत्म होगा, ठीक है। ये तो हो गई सीक्वेंस। सबसे इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड नंबर पर फैट और तीसरे नंबर पर प्रोटीन। बट सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है, ठीक है ना। एक मोटे आदमी का अगर हम सारा फैट निकाल लें बॉडी का, तो पूरी बारात का खाना बना सकते हैं।
ठीक है ना, ये मतलब इतना फैट होता है उसमें। आप अगर घी खाना छोड़ दो, तेल खाना छोड़ दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में फैट जाएगा ही नहीं। चाहे हम गेहूं खा रहे हैं, चाहे दाल खा रहे हैं, उनमें मेन पार्ट कुछ और हो सकता है, बट फैट तो है ही है। फैट की क्वांटिटी तो आएगी आएगी। ठीक है कि नहीं? तो श्वसन बोलते हैं हम किसको ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बताया है, ये याद रखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस भी पूछ सकता है इसमें, और इसके अंदर एनर्जी के लिए भी पूछ सकता है। तो श्वसन किसको बोलते हैं हम? श्वसन बोलते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण। तो श्वसन की क्रिया इसमें होती है। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रक्चर। श्वसन को अभी हम डिटेल पढ़ेंगे, बट यहां पर आ जाओ स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे बाहर की तरफ इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्डिंग्स, अंतर्वलन, ऐसे। इस अंतर्वलन को हम क्या बोलते हैं? इन अंतर्वलन को हम बोलते हैं क्रिस्टे। ध्यान है आपको? क्रिस्टे। ये बाहर वाले को क्या बोलते हैं? बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली। आंतरिक झिल्ली से क्या बने? क्रिस्टे। ये बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। बनाओ। और इसी के ऊपर इस तरह से पूरी लेयर पर ऐसे ऑक्सीसोम्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? ऑक्सीसोम्स, ऐसे। ऑक्सीसोम को अलग से बताऊंगा अभी। ऑक्सीसोम, ये ऑक्सीसोम है, ठीक है। यहीं पर इसमें राइबोसोम और डीएनए भी हो सकता है। ये डीएनए है। एक सबसे खास बात है, हमारी कोशिकाओं में दो कोशिका अंग ऐसे होते हैं जिनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब अर्ध स्वायत्त अंग, ठीक है ना। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, स्वायत्त, है ना। तो यहां पर डीएनए मिलने की वजह से, आप नोट करना इसको, डीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। डीएनए की उपस्थिति के कारण इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। ठीक है, अर्ध स्वायत्त। ठीक है, अब देखो इधर, ये डीएनए मिल क्यों रहा है इसमें? कोशिका में तो ऑलरेडी डीएनए होता है, केंद्रक में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए मिलता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होने के लिए, श्वसन की क्रिया होने के लिए एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना। और एंजाइम जो है वो डीएनए और राइबोसोम, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, ये क्या है? राइबोसोम। इन दोनों की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। बोलो, नहीं आया क्या समझ में? ठीक है, दोबारा बता देता हूं, ध्यान से कर लिया नोट? हाँ, दोबारा बता देता हूं। सबसे बाहर की तरफ एक झिल्ली होती है, हमने इसको दो झिल्ली वाला बोला है। बाहर की झिल्ली को बाह्य झिल्ली, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की जो झिल्ली है वो इंटरनल मेम्ब्रेन है, जो इस तरह से इनफोल्डिंग शो करती है। इनको हमने अलग से नाम दिया है, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं, CRISTAE। ठीक है ना, क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग जगह है जिसमें सारी चीजें और भरी हुई हैं, वो क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में डीएनए भी उपस्थित होता है, इस मैट्रिक्स में राइबोसोम भी होता है, और इन क्रिस्टे के ऊपर पूरे पे यूं यूं सब जगह पे, ये दो जगह बनाए ना मैंने, ऐसे नहीं, सब जगह पे क्या उपस्थित होते हैं? ऑक्सीसोम उपस्थित होता है। ठीक है, इनका क्या रोल है वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट यहां पर डीएनए उपस्थित है, इसलिए याद रखिएगा कि डीएनए जिस ऑर्गेनल में होता है, जिस कोशिकांग में होता है,
वो अर्ध स्वायत्त अंग की तरह कार्य करता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, क्योंकि कोशिका तो अपना डीएनए रखती ही है, ये भी डीएनए क्यों रखता है ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए रखता है क्योंकि रेस्पिरेशन की क्रिया में प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स, एंजाइम बनाने के लिए डीएनए और राइबोसोम दोनों जरूरी है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखो, इस ऑक्सीसोम को अगर मैं बड़ा करूं तो इसमें ये 3 पार्ट नजर आते हैं भाई, ऐसे। इसको बोलते हैं हम बेस, जिसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, और इसको बोलते हैं हेड, शीर्ष, और इसको बोलते हैं F1। ये 3 पार्ट हैं इसके। बेस, देखो आप, बेस बनाया हमने, फिर स्टॉक, ये छोटा सा स्टॉक बनाया हमने, और फिर हेड बनाया, ठीक है ना। इस वजह से इस ऑक्सीसोम को F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या इसको फर्नांडेज, हिंदी में लिखो फर्नांडेज मोरेन, ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनको खोजा, इसलिए इसको फर्नांडेज मोरेन है, ये एन न है, न, फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी बोलते हैं। फर्नांडेज FERNANDEZ, फर्नांडेज मोरेन MORN, फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर पाए जाने वाले ऑक्सीसोम्स में 3 पार्ट हैं, बेस है, स्टॉक है, हेड है। बेस को F0, हेड को F1। इस वजह से पूरे इस स्ट्रक्चर को, ऑक्सीसोम को, हम F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका खोज करने वाले 2 वैज्ञानिक फर्नांडेज और मोरेन हैं, इस वजह से इसको फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी बोलते हैं। तो यहां पर 3 नाम हो गए इसके, क्या क्या, ऑक्सीसोम हो गया, फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल हो गया, और F0 F1 पार्टिकल हो गया, ठीक है। बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन? ठीक है, आपको मैं वापस रिवाइज कर देता हूं, सब लोग मतलब ध्यान से सुन ले। सबसे पहले तो डबल कोशिकांग, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के फॉर्म में, क्रिस्टी पे बहुत सारे ऑक्सीसोम लगे हुए हैं। ऑक्सीसोम को हमने F0 F1 पार्टिकल, फर्नांडेज मोरेन पार्टिकल भी बोला है, ठीक है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो है हमारे पास में क्या क्या रहता है, डीएनए, राइबोसोम और दूसरे मटेरियल सारे इसके अंदर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। डीएनए के उपस्थित होने की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, समझ गए, अर्ध स्वायत्त अंग बोलते हैं। अब आ जाइए इसके अंदर कि इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, तो मैं यहां पर आपको श्वसन भी बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। देखो इधर, श्वसन या रेस्पिरेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, भोजन का, अभी जो आपको बताया था, भोजन का ऑक्सीकरण, क्या हो गया, भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। ये भोजन का जो ऑक्सीकरण है, इसकी 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। डिटेल तो हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे, डिटेल हम कहां पर पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में, एक आपके टॉपिक है सिलेबस में, पादप कार्य की, ठीक है ना, वहां पढ़ेंगे। बट यहां पर 3 स्टेप्स हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस, सुना है नाम, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में क्रैब साइकिल या क्रैब चक्र, क्रैब चक्र, है ध्यान, ठीक है, क्रैब साइकिल। थर्ड है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा, इनको डिटेल नहीं पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ बताऊंगा ये कहां कहां पर होता है, ठीक है। और चौथा, हालांकि स्टेप 3 ही काउंट होते हैं, बट इसी का पार्ट है चौथा, वो है हमारे पास में टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है भाई। साइटोप्लाज्म का मतलब जो कोशिका के अंदर प्लाज्मा है, ठीक है ना। क्रैब चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स, जो अभी हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो है ये आंतरिक झिल्ली पर होती है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना, कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे कि ये कहां पर होता है, ये कहां पर होता है, ये आंतरिक झिल्ली पर होता है। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑक्सीसोम पर होता है। किस पर होता है? ऑक्सीसोम पर होता है। ऑक्सीसोम पर होता है, लिख लिए। ये याद रखना, आप इसको सेल में समझ लो। देखो इधर, ये अगर एक कोशिका है, ये उसका केंद्रक है, केंद्रिका है, ये उसमें डीएनए है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ गए। तो ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। क्रैब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर होगा, अंदर वाले पे। और टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है वो इस पे मिलने वाले ऑक्सीसोम पर होगा, समझ गए। ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। मेन तो 3 ही स्टेप्स हैं, बट ये चौथा इसी का पार्ट है, ठीक है। जो इन 3 तो इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और चौथा ग्लाइकोलाइसिस यहां पर होता है, ठीक है। और जब कभी भी फूड का, एक और चीज ध्यान रखना, इससे रिलेटेड बात बता रहा हूं और इसको ध्यान रखना कि जब कभी भी भोजन का ऑक्सीकरण होता है, अभी हमने कहा चाहे वो फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, ठीक है ना, तीनों इसी से होते हैं, इसी क्रिया से होते हैं। और सबसे पहले हमेशा ग्लाइकोलाइसिस होता है। बट अगर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो गया और ये चीज बन गई, तो हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। अगर ऑक्सीजन लगातार मिल रही है तो हमको अधिकतम ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। बट अगर ऑक्सीजन कम हो गई, डेफिशिएंट हो गई, डेफिशिएंट कब होती है? मान लो आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो लगातार, है ना, या आप बहुत लंबे पैदल चल रहे हो या दौड़ रहे हो, तो पैर दुखने लगते हैं कि नहीं दुखने लगते हैं? या हम यूं मसल्स को यूं करते हैं और एक जगह स्टेबल रखें तो थोड़ी देर में दर्द होने लगेगा ना। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से आपकी मसल्स काम कर रही हैं, उस स्पीड से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह पर क्या बनने लगता है? लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और वो हमारे लैक्टिक एसिड हाथ पैरों में जब बन जाता है तो फिर दर्द की फीलिंग होती है। समझ में आ गया? और तीसरी कंडीशन है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं हो तो फिर किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेशन की, ठीक है ना। फर्मेंटेशन जानते हो ना, जैसे जिससे हम बियर बनाते हैं, शराब बनाते हैं, या डोसे का मसाला तैयार करते हैं, या जलेबी का बैटर तैयार करते हैं। ये सब किसके से होता है? किण्वन क्रिया से। तो 3 चीजें हैं, जो भी फूड था आपका, उसमें अगर ऑक्सीजन लगातार मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तो लैक्टिक एसिड मिलेगा, बनेगा, जो हमारी मसल्स में बनता है, जिससे दर्द होता है। और अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो फिर इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ऐसा कब होता है? जब खमीर उठता है, यीस्ट बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, किण्वन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 3 चीजें और लिख लो कि ये ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में 3 स्टेप है। ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो बनेगा CO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन लेस, कम है, तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन लेस होगा तो लैक्टिक एसिड। और ये ध्यान रखना यहां पर मैक्सिमम एनर्जी होगी, ऊपर वाले में मैक्सिमम एनर्जी बनेगी,
और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहां पर बनेगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH, C2H5OH। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और आज के लिए लास्ट, क्या लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कहां कहां पर होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मिडिल पीस में, मिडिल भाग, मध्य भाग में शुक्राणु आपने देखा ना इस तरह से होता है ना। ये शुक्राणु का हेड होता है, ये टेल होते है, ये मिडल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरा, योक फॉर्मेशन में, योक बनाने में, योक किस में बनता है भाई, अंडे में बनेगा। तो एग के अंदर जो योक बनता है वो भी किससे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, ठीक है। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला ये किसमें मिलते हैं, बैक्टीरिया में या यूनिसेल्यूलर सेल्स में, एक कोशिकीय जीवों में। तो जहां पे सीलिया और फ्लैजिला होगा वहां पे मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो क्या चाहिएगा वहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, माइटोकॉन्ड्रिया हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। प्लाज्मा झिल्ली हमने कंप्लीट की, इसके बारे में फंक्शन हमने पढ़े, विस्तरण परासरण हमने पढ़ा, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसके अलावा किसी डिटेल उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ो, इनको याद करो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, ठीक है, पर करो, साथ के साथ नहीं करोगे तो ये चीजें याद नहीं रहेंगे। हाँ, क्या, फर्नांडेज मॉरेन वैज्ञानिकों ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। F0F1 तो उन्होंने इसको नाम दिया है, डिटेल इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे कब, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना। इसको बोलते हैं फर्नांडेज मॉरेन पार्टिकल, F0F1 पार्टिकल। और तीसरा नाम है इसका ऑक्सीसोम, ठीक है। थैंक यू, याद करो, इनको समझो, है ना। फिर हम क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब उस पर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।